सुप्रभात प्यारे बच्चों आज पुनः मैं कक्षा 10 हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 2 की कविता कन्यादान की व्याख्या के साथ प्रस्तुत हूँ। इस कविता के प्रथम मॉड्यूल में प्रथम व्याख्या में आपने देखा कि कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियाँ ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को माता और पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वो बेटी शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। वह बेटी उनके लिए मेहमान बन जाती है, इसलिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चे को पालने में एक माँ को अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। अपने पुत्री को पालने में माँ हमेशा लगी रहती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। वह पुत्री वो अपने माँ के दुख को भी बांट लेती है। इसलिए माँ जब उस पुत्री का विवाह करती है, उसका कन्यादान करती है, तो वो सबसे अधिक दुखी होती है और उसका दुख इस तरह होता है जैसे वह अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, सारी कमाई किसी को दान में दे रही हो। ये भाव आपने प्रथम मॉड्यूल में सुना था। साथ ही प्रथम मॉड्यूल में कवि ने बताया है कि बेटी को उसके ससुराल भेजते समय माँ जो अत्यंत दुखी है, साथ में उसे इस बात की भी चिंता है कि उसकी बेटी को अभी संसार के छल प्रपंच भरे व्यवहार का कोई ज्ञान नहीं है। वह ससुराल में जाकर तरह तरह लोगों के अच्छे बुरे व्यवहार को किस प्रकार सह पाएगी। बहू के रूप में अचानक से उस पर जो जिम्मेदारियां आएंगी वो कैसे उठाएगी। वह पुत्री जो सिर्फ सुखों में पली बढ़ी है, उस पुत्री के द्वारा दुखों का सामना कैसे किया जाएगा। वो पुत्री तो उन आने वाले दुखों का उसे स्पष्ट ज्ञान भी नहीं है। इन्हीं बातों को लेकर के माँ चिंतित है। ये भाव व्याख्या आपने प्रथम मॉड्यूल में देखा था। तो आइए अब कविता की आगे की पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि माँ जो अपने पुत्री के विवाह के समय, कन्यादान के समय, विदाई के वक्त अपने बेटी को नसीहत दे रही है, उसे समझा रही है कि पुत्री ससुराल में तुम किस तरह रहना और किस तरह नहीं रहना। तो सबसे पहले माँ अपनी बेटी से कहती है कि अपनी सुंदरता पर कभी मत इतराना। तुम इस सांसारिक जीवन में अच्छी तरह से जीने के लिए कभी भी घमंड मत करना, अपने रूप और सौंदर्य पर मोहित मत होना, क्योंकि सांसारिक जीवन को सही तरह से चलाने के लिए सुंदरता से अधिक गुणों की आवश्यकता होती है। तो पुत्री, तुम अपने मन को सुंदर बनाना, तुम अपने सौंदर्य पर मत घमंड करना। फिर वह माँ अपनी बेटी से कहती है कि इस संसार में आग रोटियां पकाने के लिए है, घरों को जोड़ने के लिए है, ना कि जलने के लिए। ये संसार में लोग घरों में रोटियां आगुस पकाते हैं, तो पुत्री तुम अपने घर में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को निभाना। यहाँ पुत्री को माँ यह सिखाती है कि तुम संसार के जिम्मेदारियों का पालन करना, घर के परिवार के जिम्मेदारियों का पालन करना, निभाना, परंतु जलना नहीं, यानी किसी अत्याचार को मत सहना, तुम उसका विरोध करना। वास्तव में दहेज प्रथा की भी बात यहाँ कवि ने कर दी और उस पर कटाक्ष किया है। अब आगे माँ कहती है कि इस संसार में वस्त्र और आभूषण जो हैं वो संसार में स्त्री के बंधन हैं। ये आभूषण मोम के रूप में बांधा है स्त्री के लिए, उसे कमजोर बनाते हैं। तो पुत्री, तुम इस बंधन में कभी भी नहीं बंधना, इस चक्कर में मत पड़ना। इस चक्कर में पड़ने पर बसा बसाया संसार भी उजड़ सकता है। इसलिए तुम इन वस्त्र और आभूषण का महत्व ना दे करके अपने अच्छे व्यवहार का महत्व देना। इसलिए तुम लोगों की प्रशंसा सुन करके उसमें अच्छे और बुरे का ज्ञान रखना। ये वैसे ही है जैसे प्रशंसा करके कोई तुम्हारा शोषण करे, स्नेह दे करके कोई तुमसे अपना काम निकाल ले। तो तुम याद रखना कि
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रम हैं, जैसे प्रशंसा के शब्द होते हैं वैसे ही हैं, लेकिन इनके पीछे के भावों को तुम समझना। यहाँ कवि ने वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह वाली पंक्ति में उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। आगे की पंक्ति देखें। माँ ने कहा लड़की होना, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इन पंक्तियों में माँ अपने बेटी से कह रही है कि अपने आप को किसी के सामने एक दुर्बल कन्या की तरह प्रस्तुत मत करना, असहाय मत दिखाना। इस संसार में लोग निर्बल के ऊपर ही अत्याचार करते हैं, इसलिए तुम अपने भीतर नारी के सभी गुणों को बनाए रखना, कोमलता को रखना, लज्जा को रखना, लेकिन दूसरों के सामने खुद को कभी इतना निर्बल और असहाय कमजोर मत दिखाना कि वो लोग तुम्हारा शोषण कर लें। तो तुम अपनी सरलता बनाए रखना। एक स्त्री का स्वभाव है कि वो सरल स्वभाव की संस्कारी होती है, ऐसा संसार में लोग मानते हैं। तो तुम वैसे ही एक लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की होना यानी लड़की जैसा व्यवहार करना, वैसे ही संस्कारी होना, सभ्य रहना, परंतु इतनी सरल भी मत होना कि लोग तुम्हारा शोषण करें। तो तुम उन शोषणों का, उन अत्याचारों का विरोध करना, उन किसी व्यक्ति के सामने निर्बल और असहाय मत दिखाई देना। वास्तव में कवि ने इस कविता में लड़की को लड़की की माँ के द्वारा उसे भावी जीवन के प्रति सचेत किया जा रहा है। माँ के द्वारा इस कविता में यह संदेश दिया गया है कि सुंदरता, कोमलता, वस्त्र, आभूषण आदि के माध्यम से स्त्रियों को बांधने का काम किया जाता है। तो पुत्री को सचेत करती उसकी माँ कहती है कि इन बंधनों को तुम्हें स्वयं तोड़ना होगा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना होगा। अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों को पहचान कर उनका उचित रूप से प्रतिकार करना होगा, तभी अपने जीवन में व्याप्त शोषण से मुक्ति पा सकोगी। और पुरुषों को भी इस कविता में कवि ने शिक्षा दी है कि अपने सोच को बदलकर स्त्रियों के अधिकारों को दिलाने में उन्हें सहयोग करना होगा। ये कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस कविता की भाव व्याख्या आपको समझ में आई होगी। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन करते हैं। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है, कवि के अनुसार वस्त्र तथा आभूषण क्या हैं? का, नारी जीवन के लिए भ्रम और शब्दजाल। खा, नारी सौंदर्य के लिए आवश्यक। गा, नारी जीवन के लिए आवश्यक। घा विकल्प है, नारी के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक। कवि ने पहले ही कविता में ये बता दिया कि माँ समझाती है वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, यानी ये नारी जीवन के लिए भ्रम और शब्द जाल हैं। तो विकल्प है का, उत्तर हुआ का। दूसरा प्रश्न, आग और पानी के प्रतीकार्थ लिखिए। प्रतीकार्थ का अर्थ होता है उसका क्या भाव, क्या अर्थ लिया गया। पहला प्रश्न है अग्नि और जल। दूसरा है विकल्प क्रोध और शांति। तीसरा विकल्प है लालच और सुख। चौथा और अंतिम विकल्प है कष्ट और सौंदर्य, झूठी प्रशंसा, दर्पण। कवि ने यहाँ आग के माध्यम से स्त्री के जलने की बातें की है, तो यहाँ पर आग कष्ट का स्वरूप है, और पानी में सौंदर्य की बात की तो सौंदर्य, झूठी प्रशंसा और दर्पण का स्वरूप है पानी। तो उत्तर हुआ घा। प्रश्न नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। पंक्ति में अलंकार। वस्त्र और आभूषण में कवि ने इसकी तुलना की है अन्य तकलीफों से, कष्टों से, भ्रम से, लोगों की प्रशंसा से, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। उत्तर हुआ गा, उपमा। प्रश्न नंबर 4, लड़की जैसी दिखाई मत देने से क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प का, लड़कियों जैसे वस्त्र न पहनना। खा, अत्यंत भोली, सरल, मासूम और आज्ञाकारी बनकर शोषण का शिकार होना। गा, कोमलता का त्याग कर अत्याचार के प्रति आवाज उठाना। और घा, इनमें से कोई नहीं। कवि यहाँ लड़की से कहता है कि लड़की होना पर दिखाई मत देना, यानी कमजोर ना दिखना, शोषण का शिकार ना होना, अपने अत्याचार के प्रति आवाज उठाना। तो विकल्प हुआ उत्तर में कोमलता का त्याग कर अत्याचार के प्रति आवाज उठाना। तो बच्चों, आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से आपका मूल्यांकन किया जाए। ये प्रश्न आप अपनी कॉपी में उतार करके इसका उत्तर स्वयं से लिखेंगे। मैं कुछ संकेत दे देता हूँ। पहला प्रश्न है, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ अपने पुत्री को
ससुराल में रहते समय बहुत सारी बातों की जानकारी देती है, बहुत सारी सीख देती है। वो उत्तर आप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात लड़कियों जैसा स्वभाव, सरल स्वभाव, संस्कारी स्वभाव, मधुर वाणी रखना, परंतु अत्याचारों को न सहना, जैसा कि लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार समाज में होते हैं। प्रश्न नंबर 3, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। यहाँ पर कवि ने सामाजिक अभिश्राप का वर्णन किया, दहेज रूपी दानों का वर्णन किया है कि किस तरह घरों में बहू जलाई जाती हैं। तो इस संकेत के आधार पर आप उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस कथन द्वारा कवि स्त्रियों को क्या संदेश देना चाहता है। वह स्त्रियों से कहना चाहता है कि समाज में आगे बढ़ करके अत्याचारों का विरोध करो और उसे सहो नहीं। इस भाव के आधार पर आप इसका विस्तृत उत्तर लिखेंगे। कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से भिन्न है, सिद्ध कीजिए। परंपरागत का अर्थ होता है पीढ़ियों से चला आना, ट्रेडिशनल। यहाँ पर माँ आम माँ से भिन्न है, जो पुत्री को सीख देती है कि तुम इस संसार में, ससुराल में अपने ऊपर अत्याचारों का विरोध करना, प्रतिकार करना। इसलिए वो अन्य माँओं से भिन्न है। जैसा कि सभी माँ अपनी पुत्री को ससुराल की सभी बातों के सहने की शिक्षा देती है, तो परंपरागत माँ से भिन्न है, इस सिद्ध कर सकते हैं। आप इसका उत्तर लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अन्य किसी कविता के साथ पुनः मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।